बच्चों, कैसे हो? आज हम पढ़ेंगे कूलाम का नियम। देखो, अब तक हमने इस चैप्टर में जो कुछ भी पढ़ रखा है वो एक तरह से इंट्रोडक्शन था चैप्टर का। बेसिक चीज़ें थी, सिंपल भी थी, थ्योरेटिकल भी थी, न्यूमेरिकल भी नहीं है इसमें ज़्यादा। लेकिन अब हम जो पढ़ेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है चैप्टर का, और उस इंपॉर्टेंट पार्ट में से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का कूलाम का नियम। अच्छे से समझना, और अच्छे से समझने के लिए आपको ये पूरा वीडियो लास्ट तक सही से देखना पड़ेगा। तो आपको आगे के जो टॉपिक है उनमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आगे के सभी टॉपिक कहीं ना कहीं कूलाम के नियम से संबंधित हैं, जुड़े हुए हैं। इसलिए आज का जो वीडियो है उसको अच्छे से देखना, तो आपको इस चैप्टर में आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपके सारे डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। कूलाम का नियम, तो देखो कूलाम के नियम से पहले हमारे नेचर में जितनी भी चीजें हैं वो सब दो रूपों में पाई जाती हैं। कौन कौन सी? पहली है पदार्थ, मैटर, और दूसरे हैं विकिरण। अब ये तो हमें इस चैप्टर में पढ़ने नहीं है, ये वाले पढ़ने हैं पदार्थों में एक विशेषता होती है कि ये एक दूसरे पर बल लगाते हैं। पदार्थों में बल लगाने की विशेषता पाई जाती है। तो पदार्थ एक दूसरे पर बल क्यों लगाते हैं? उनके अंदर बल लगाने की जो प्रवृत्ति है, नेचर है बल लगाने का, वो क्यों होता है? उसका कारण है पदार्थों में कुछ विशेषताएं होती हैं, कुछ गुण होते हैं। कौन कौन से गुण हैं जिनकी वजह से बल लगता है? तो पहला गुण है द्रव्यमान। प्रत्येक पदार्थ में द्रव्यमान होता है। अब ये तो हमें पढ़ना नहीं, इसको साफ कर देते हैं। पदार्थ में पहला जो गुण होता है जिसकी वजह से द्रव्यमान लगता है, जिसकी वजह से बल लगता है, वो क्या है? द्रव्यमान। द्रव्यमान के कारण कौन सा बल लगता है? तो आंसर है गुरुत्वीय बल। दूसरा जो गुण है वो है आवेश। अब आवेश जब किसी पदार्थ में होगा तो वो कौन सा बल लगाएगा? तो वो बल है विद्युत बल, या इसको बोलते हैं स्थिर विद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब द्रव्यमान के कारण कौन सा बल लगता है? गुरुत्वाकर्षण बल। ये हम पढ़ भी चुके हैं और इसको हम अच्छे से जानते भी हैं। इस बल के बारे में किसने बताया? न्यूटन ने। न्यूटन ने क्या बताया? न्यूटन ने बताया कि अगर दो वस्तुएं जिनके द्रव्यमान m1 और m2 हैं और उनके बीच की दूरी r है, तो इन दोनों के बीच में लगने वाला गुरुत्वीय बल किस पर निर्भर करेगा? उन दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होगा। उन दोनों के द्रव्यमानों पर निर्भर करेगा और उनके गुणनफल के समानुपाती होगा। दूसरा, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर हम इन्हें कंबाइंड करके लिखें तो ये क्या आता है? F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये सबने पढ़ा हुआ है 11th, सबको आता है। अब बात आती है विद्युत बल की। विद्युत बल किस तरह से लगता है? तो देखिए, तो आवेश कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। द्रव्यमान तो एक ही प्रकार का होता है, प्लस में ही होगा, सबका प्लस में होता है। 50 किलो 80 किलो जीरो होगा कम से कम, जो माइनस में तो होता है। लेकिन आवेश दोनों प्रकार का होता है, प्लस भी होता है माइनस भी होता है। अगर आवेश समान प्रकृति के हों, प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, तो उनके बीच क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। अगर आवेश विपरीत प्रकृति के हों तो उनके बीच क्या होगा? आकर्षण होगा। ये हम जानते हैं। लेकिन कितने बल से आकर्षण होगा या कितने बल से प्रतिकर्षण होगा, ये हमें निकालना है, ये हमें सीखना है आज कूलाम के नियम में। समझ में आ गया आपको? दो समान आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण और विपरीत आवेशों के मध्य आकर्षण होता है, ये हम पढ़ चुके हैं आवेशों के गुणों के अंदर ही पहले ही। लेकिन आज हम क्या सीखेंगे? कितने बल से प्रतिकर्षण होगा और कितने बल से आकर्षण होगा, उस बल का मान ज्ञात करना है। तो उसके लिए आपकी कहानी सुनाता हूँ कूलाम की। कूलाम का जो नियम है पूरी तरह से न्यूटन के नियम पर आधारित है, और ये दोनों अलग अलग जमाने के लोग हैं। ये 1576 में न्यूटन, और कूलाम 1786 में नियम आया है। ये आया है इस टाइम पे, ये 75 भी हो सकता है, क्योंकि ये आया है मतलब 18वीं सदी और ये 16वीं सदी, दोनों अलग अलग टाइम के लोग हैं। ये बात अच्छे से समझ लेना। 200 साल के बाद आया है नियम, 200 से भी ज्यादा। अब कैसे आया नियम? तो उसको कहानी सुनो। कहानी के सभी पात्र वास्तविक हैं, लेकिन कहानी काल्पनिक है। तो कहानी ये है कि एक बार कूलाम ने टिकटॉक का वीडियो बनाया और उसके पापा ने देख लिया वीडियो। पापा ने देख लिया तो पापा गुस्से में, लॉकडाउन का टाइम चल रहा है और कूलाम वीडियो बना रहा है, तो पापा ने उसको पकड़ लिया। पहले तो उसकी पिटाई की, उसको बोला पहले तो टिकटॉक की रेटिंग कम कर। रेटिंग कम करने के बाद उसको घर से भगा दिया। उसका पूरा ये टिकटॉक का अकाउंट डिलीट करवा के भगा दिया घर से। अब कूलाम परेशान,
कूलम जंगल में चला गया और एक पुरानी हवेली में जाके छुप गया। वहां उसको एक फोटो दिखाई दी। फोटो किसकी? न्यूटन की। तुम सोचो कि न्यूटन, उसको कैसे पता न्यूटन था? तो उस पर नीचे लिख रहा था न्यूटन। समझ में आया? तो न्यूटन की जैसी फोटो देखी तो उस पर नीचे ऐसे तीर का निशान बना हुआ था। तो जैसे उसने नीचे देखा एक कॉपी मिल गई उसको, न्यूटन की कॉपी, और उस कॉपी में नियम मिल गया। तो कूलम भी समझ में आ गया पूरा नियम। अब कूलम ने सोचा कि जैसे ये नियम द्रव्यमानों के लिए न्यूटन ने बनाया, वैसा ही एक नियम आवेशों के लिए बन सकता है। तो उसने इस पूरे नियम की फोटोकॉपी किसके लिए कर दी? आवेशों के लिए। किस तरह से? जैसे यहाँ दो द्रव्यमान है और इनके बीच की दूरी r है। इसी तरह से अगर हम दो आवेश लें, ऊपर लिख देता हूं, चलो ये लिख देते हैं। मान लो दो आवेश है हमारे पास Q1 और Q2 और इनके बीच में दूरी कितनी है r। तो यहाँ इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर है? दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती है। तो कूलम ने क्या बोला कि इनके बीच विद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होगा। परिमाण मतलब यहाँ तो परिमाण बोलना जरूरी नहीं है क्योंकि आवेश धनात्मक होता है, लेकिन यहाँ आवेश प्लस का हो या माइनस का हो, तुमको यहाँ वैल्यू कैसी लेनी है? प्लस की ही लेनी है। समझ में आ गया? डॉट का मतलब भी गुणा ही होता है। ठीक। इनके बीच लगने वाला बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। समझ में आया आपको? मतलब अगर दोनों आवेश परिमाण में बड़े होंगे तो इनके बीच बल भी कैसा लगेगा? ज्यादा लगेगा। छोटे होंगे तो बल कम लगेगा। अगर दूरी ज्यादा होगी, आवेश बड़े होंगे तो बल ज्यादा लगेगा, लेकिन अगर दूरी ज्यादा होगी तो बल कम लगेगा। तो नीचे से मैंने ऊपर लिख दिया साफ करके। तो कूलम के नियम में हमने क्या देखा? बिल्कुल न्यूटन के नियम जैसा ही है। यहाँ पे क्या है कि दो आवेशों के बीच विद्युत बल उन दोनों आवेशों के परिमाणों के, तो मैंने चिन्ह भी लगा दिया है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन न हो। परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती, मतलब अगर आवेश माइनस का भी दे रखा है तो भी प्लस का ही लेना है। ये मॉड यही बता रहे हैं। और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है। अब ये तो हुई इन दोनों नियमों की समानता। इनमें कुछ अंतर भी है। ये जो नियम है एक सार्वत्रिक नियम है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, एक बट कुछ भी नहीं, लेकिन इसमें कंडीशन है। उन कंडीशनों का पालन होगा तो ही नियम लागू होगा। अगर उन कंडीशनों का पालन नहीं करेंगे तो ये नियम भी लागू नहीं होगा। तो जो कंडीशन बिल्कुल जरूरी है पहले उनको देख लो। ये दोनों आवेश किस तरह के होने चाहिए? क्या किसी भी तरह के आवेशों के बीच बल निकाल सकते हैं कूलम के नियम से? तो आंसर है नहीं। तो कौन से आवेशों के बीच बल निकालेंगे? तो आंसर है स्थिर आवेशों के मध्य। आवेश कैसे होने चाहिए? स्थिर। अब क्योंकि चैप्टर स्थिर विद्युत की है तो इस चैप्टर में तो हमें स्थिर आवेशों के मध्य ही बल की गणना करनी है। जो भी न्यूमेरिकल आएंगे, कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसमें आवेश स्थिर ही होगा। लेकिन अगर आवेश स्थिर ना होके गतिशील हो तो उन गतिशील आवेशों के लिए नियम लागू नहीं होगा। समझ में आया? दूसरा, ये दोनों आवेश कैसे होने चाहिए? तो आंसर है बिंदु आवेश होने चाहिए या बिंदुवत आवेश होने चाहिए। पॉइंट चार्ज बिंदुवत आवेश का मतलब क्या है? आवेश आकार में कैसे होनी चाहिए? छोटे। अब ऐसा इसका जो जरूरी मतलब नहीं है कि आवेश छोटे ही होने चाहिए। अभी मैं इसको आपको बता दूंगा अच्छे से कि बिंदुवत आवेश का क्या अर्थ है। लेकिन अभी आप ये समझ लो कि कूलम का नियम लागू होने के लिए दोनों आवेश कैसे होनी चाहिए? बिंदुवत और स्थिर, स्थिर और बिंदुवत। तो अगर हम इस नियम को अब बोलें किस तरह से लिखेंगे इसको? कूलम के नियम के अनुसार दो स्थिर और बिंदुवत आवेशों के मध्य, स्थिर और बिंदुवत आवेशों के मध्य विद्युत बल आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। कूलम के नियम के अनुसार दो स्थिर और बिंदुवत आवेशों के मध्य विद्युत बल उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब दो ही चीजों पर निर्भर है। आवेशों के परिमाण और उनके बीच की दूरी। समझ में आया आपको? आवेशों के परिमाणों पर निर्भर है बल और उन आवेशों के बीच की दूरी पर, जो कि यहाँ दिख रहा है। यहाँ पे भी दिख रहा है F समानुपाती Q1 Q2 के व्युत्क्रमानुपाती है 1/, सॉरी
आर स्क्वायर, एफ से व्युत्क्रमानुपाती आर स्क्वायर। अगर हम इन दोनों संबंधों को एक साथ लिखें तो ये तो हुआ नियम, अब इसको आगे समझो। अगर हम इन दोनों संबंधों को एक साथ लिखें तो नियम क्या बनेगा, एफ समानुपाती Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर हम ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के बराबर का लगाएंगे चिन्ह तो यहाँ आएगा एक नियतांक के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। के क्या है, के समानुपातिक नियतांक है, के समानुपातिक नियतांक है। समझ में आया आपको। अब बात करते हैं हम इस के की। के जो नियतांक है इसका मान ये ऐसा नियतांक नहीं है जिसका मान फिक्स होता है, जैसे न्यूटन के नियम में आ रहा है जी। यहाँ ये जो के है इसका मान माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करेगा। जैसे जैसे माध्यम का मान बदलेगा वैसे वैसे इस के का मान भी बदलेगा। अलग अलग माध्यम के लिए के का मान क्या आएगा, अलग अलग आएगा। तो इस नियतांक के का मान जो न्यूटन के नियम कूलॉम के नियम में आ रहा है नियतांक के, इसका मान किस तरह से बदलता है ये सब समझने से पहले अब जो हमने पढ़ लिया उसको एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। जैसे कूलॉम का नियम किस नियम पर आधारित है, तो आंसर है न्यूटन के नियम पर। न्यूटन का नियम कैसा नियम है, सार्वत्रिक नियम, उसमें कोई कंडीशन नहीं है, हर जगह एक समान रूप से लागू है। उस नियम में जो नियतांक आता है वो भी सार्वत्रिक है, उसका मान भी हर जगह एक ही रहता है, बदलता नहीं है। लेकिन कूलॉम के नियम में कंडीशन है। क्या कंडीशन है, स्थिर आवेशों के लिए लागू होगा और बिंदुवत आवेशों के लिए लागू होगा। आवेश कैसा होना चाहिए, स्थिर और बिंदुवत। समझ में आ गया आपको। बिंदुवत आवेश चलो आगे बता दूंगा मैं आपको बिंदुवत का मतलब क्या है। तो यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई अच्छे से कि न्यूटन का नियम, कूलॉम का नियम न्यूटन के नियम पर आधारित है और केवल स्थिर और बिंदुवत आवेशों के लिए लागू होगा। अब हम बात करते हैं और आगे थोड़ी गहराई में कि इसके का मान बदलता है, ये कैसे पता लगा और किस चीज पर ये निर्भर करेगा, किस भौतिक राशि पर निर्भर करेगा के का मान कैसे बदलेगा, वो सब कैसे पता लगाए। तो क्योंकि अब इसे साफ करेंगे तो आप या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और कुछ बातें याद भी रख लो कि दो आवेशों के मध्य बल किस पर निर्भर करेगा, आवेशों के परिमाणों पर और उनके बीच की दूरी पर। मतलब तो विद्युत बल किस पर निर्भर है, तीन चीजों पर, तीन भौतिक राशियों पर। केवल क्या है, Q1 Q2 और R। ठीक है, अब ये सब हम साफ कर देते हैं। केवल ये सूत्र से हमें काम है, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब इसे साफ कर देते हैं और आगे देखिए स्थिर बिंदुवत याद रखना, बल किस पर निर्भर है, आवेशों के परिमाणों पर और दूरी के पर। ठीक है, इसको भी साफ कर देते हैं। इन तीन चीजों पर निर्भर है दो आवेशों के बीच लगने वाला बल। अब इस के की बात करते हैं। तो न्यूटन कूलॉम ने एक प्रैक्टिकल करके देखा, एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट क्या है, ये है आवेश Q1, ये है दूसरा आवेश Q2 और ये है इनके बीच की दूरी R। अब इन दोनों आवेशों के बीच में कोई ना कोई माध्यम तो होगा। मान लो इन दोनों के बीच में एक माध्यम भरा हुआ है, ये कोई माध्यम है, माध्यम एक। अब इस माध्यम की उपस्थिति में इन दोनों आवेशों के बीच जो बल लग रहा है वो आ रहा है 10 न्यूटन। ठीक है, अब हम इस माध्यम को बदल देते हैं, न तो हम आवेश Q1 को बदल रहे, न आवेश Q2 को, न दूरी R को। हम किसे बदल रहे हैं, इस माध्यम को जो बीच में है। जैसे इन दोनों के बीच में माध्यम है वायु। अब हमने वायु को हटा दिया और वायु के स्थान पर क्या भर दिया, तेल भर दिया, ऑयल। ठीक है, तो माध्यम बदल गया। अब जैसे हमने माध्यम बदला और इसकी जगह पे माध्यम 2 रखा, तो इस दो माध्यम को थोड़ा अलग तरह से बना देते हैं। ठीक है, ये दूसरा माध्यम है। ऐसा नहीं कि आकृति अलग अलग होती है सबकी, सबका नेचर अलग अलग होता है, लेकिन अब क्योंकि आप तो आकृति देख के बता दो कि ये दूसरे पहले वाले से अलग है, तो ये दूसरा जैसे ही माध्यम बढ़ा तो उसने क्या देखा, इस बल का मान बदल गया। कैसे बदला, बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। मान लो इस बल का मान हो गया 8 न्यूटन, तो हमने तो न तो Q1 Q2 को बदला, न R को बदला। बल किस पर निर्भर है, केवल इन तीन चीजों पर। हमने इन तीनों में से किसी को नहीं बदला, न तो आवेशों को बदला न ही दूरी को बदला। फिर भी क्या देख रहा है न्यूटन कूलॉम कि इन दोनों आवेशों के बीच बल का मान परिवर्तित हो रहा है। अब सूत्र को देखो, फॉर्मूले में क्या है, फॉर्मूले में 3 की जगह 4 चीजें आ रही है, Q1 Q2 और R। हमने इन 3 को नहीं बदला, जिन 3 पर बल निर्भर है उन 3 को नहीं बदला, लेकिन फिर भी बल का मान F क्या हो रहा है, बदल रहा है। F क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है।
तो इस एफ को बदलने के लिए कौन जिम्मेदार है, किसकी वजह से यह बदल रहा होगा? तो आंसर है इसके की वजह से। समझ में आया आपको? इस एफ का मान किसके कारण बदल परिवर्तित हो रहा है? इस के कारण। लेकिन के तो नियतांक है, इसका मतलब है के नियतांक तो है, लेकिन तब तक ये नियतांक है जब तक माध्यम नहीं बदलेगा। जैसे ही हम माध्यम को बदलेंगे इस के का मान भी बदल जाएगा, और इस के मान के बदलने से क्या होगा? बल का मान बदलेगा। समझ में आ रहा है आपको? चलो, जैसे जैसे हम माध्यम बदलेंगे के का मान बदलेगा। तो के एक ऐसा नियतांक है जिसका मान माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो हम इसे लिख देते हैं। के का मान माध्यम की, के का मान माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये क्वेश्चन है, ध्यान रखना। के का मान किस पर निर्भर करता है? तो आंसर है के का मान माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, वैसे इसमें एक और शब्द आएगा, के का मान माध्यम की विद्युतशीलता पर निर्भर करता है। ठीक है ना? और विद्युतशीलता क्या होती है? तो अभी तुम ये मान के चलो, प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है ना? चलिए हम आगे करते हैं। अब जब अलग अलग तरह के माध्यम हम रखेंगे तो किस तरह से के का मान बदलेगा? तो के का मान माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है, और इस प्रकृति को हम क्या करें? विद्युतशीलता। तो विद्युतशीलता का के साथ क्या संबंध है? तो हम कैसे लिखेंगे? के की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब ये एप्सिलॉन क्या है? ये क्या है? एप्सिलॉन। इसको हम एप्सिलॉन पढ़ेंगे। और ये क्या है? माध्यम की विद्युतशीलता। जो भी माध्यम हम ले रहे हैं उस माध्यम की विद्युतशीलता है। समझ में आ गया? तो के का संबंध, के का मान किस पर निर्भर है? इस एप्सिलॉन पर। अब इस के का मात्रक क्या आएगा? तो देखो, हमने अभी पढ़ा एफ की वैल्यू क्या है? के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से के की वैल्यू क्या आएगी? एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। तो यूनिट क्या आएगी के की? एफ की न्यूटन, आर स्क्वायर की मीटर स्क्वायर, और Q1 Q2 की कूलम स्क्वायर। तो इसकी यूनिट क्या होगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब इस एप्सिलॉन की यूनिट क्या होगी? तो इसकी यूनिट होगी, अभी हमने देखा के की वैल्यू क्या है? के की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होगी? 1/4 पाई के। इसकी तो कोई यूनिट नहीं होती, इसकी यूनिट होती है के की। 1/k है, तो के की जो भी यूनिट है उसकी उल्टी कर दोगे तो किसकी आएगी? एप्सिलॉन की। तो इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी उल्टी, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो समझ में आया आपको? के की जो वैल्यू है, जो कूलम के नियम में नियतांक आ रहा है, उसकी वैल्यू किस पर निर्भर करेगी? माध्यम की विद्युतशीलता पर। विद्युतशीलता को किससे दर्शाएंगे? एप्सिलॉन से। समझ में आया आपको? और इस विद्युतशीलता को हम क्या बोल रहे हैं? माध्यम की प्रकृति। तो अब ये भी बोल सकते हैं के का मान माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है, और ये भी बोल सकते हैं के का मान माध्यम की विद्युतशीलता पर निर्भर करता है। अब विद्युतशीलता का क्या मतलब है वो हमें समझना है। ठीक है, तो देखिए इसे साफ कर देते हैं। इनकी जो यूनिट है वो अब चेंज नहीं होंगे, जो यूनिट आ गए यही यूनिट हम बार बार काम में लेंगे। तो देखिए, विद्युतशीलता को समझने से पहले इन सभी का आपस में संबंध देख लो। एफ, कूलम के नियम में एफ की वैल्यू क्या है? के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और के की वैल्यू क्या है? Q1 Q2 अपॉन, के की वैल्यू क्या है? 4 पाई एप्सिलॉन, और ये आर स्क्वायर। एफ किस पर निर्भर है? के की वैल्यू पर। वैसे तो इन पर निर्भर है, लेकिन अभी हम इनका संबंध नहीं देख रहे हैं, हम एफ का और के का संबंध पढ़ रहे हैं कि एफ का के के साथ क्या संबंध है। तो एफ समानुपाती है के की। जैसे जैसे के की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे एफ की वैल्यू बढ़ेगी। और के किस पर निर्भर है? एप्सिलॉन पर। के का संबंध क्या है एप्सिलॉन के साथ? अगर एप्सिलॉन की वैल्यू बढ़ेगी तो के की वैल्यू कम होगी, विद्युतशीलता ज्यादा होगी तो के की वैल्यू कम होगी, के की वैल्यू कम होगी तो एफ की वैल्यू भी कम होगी। इसका मतलब है कि एफ का एप्सिलॉन से सीधा सीधा क्या संबंध है? अगर विद्युतशीलता ज्यादा होगी तो एफ की वैल्यू बल कैसा होगा? कम होगा। जिस माध्यम की विद्युतशीलता अधिक होगी उस माध्यम में बल कैसा लगेगा? कम लगेगा। अब हम समझते हैं ये एप्सिलॉन है क्या। समझ में आया? तो देखिए, विद्युतशीलता क्या है, तो आपको ये संबंध याद रखना है। एफ निर्भर है के पर और के निर्भर है एप्सिलॉन पर। अब हम समझते हैं कि विद्युतशीलता होती क्या है, किस माध्यम की विद्युतशीलता ज्यादा होगी, किस माध्यम की विद्युतशीलता कम होगी।
ठीक है, तो देखिए मान लो हमारे पास ये आवेश है Q1 और ये एक दूसरा आवेश है Q2 और इनके बीच में दूरी कितनी है R। मान लो कि हमने इन दोनों के बीच में एक माध्यम भर दिया, माध्यम एक, ये वही दोनों आवेश है फिर से Q1 Q2, लेकिन यहाँ हमने इन दोनों के बीच में माध्यम को दूसरा भर रखा है, माध्यम दो, दूरी भी कितनी है वही R। अब ये Q1 आवेश इस Q2 आवेश पर बल लगाता है, तो पहली बात हमें ये समझनी है कि बल किस तरह से लगता है दो आवेशों के बीच में। तो आगे हम एक टॉपिक पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं। उसमें हम पढ़ेंगे कि आवेश विद्युत क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न करता है, काल्पनिक रेखाएं होती हैं लेकिन वो विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति को दर्शाती हैं। तो ये आवेश Q1 विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा और इसका विद्युत क्षेत्र इस पर बल लगाएगा। इसी तरह से ये आवेश भी अपना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा और ये इस पर बल लगाएगा। लेकिन अभी हमें एक आवेश का बल पढ़ना है दूसरे पर। तो मान लो कि ये Q1 आवेश 1000 विद्युत क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न करता है, कितनी 1000, और ये 1000 विद्युत क्षेत्र रेखाएं Q2 आवेश के पास जाती हैं और इस Q2 आवेश पर बल लगाती हैं, या तो इसे प्रतिकर्षित करेंगे या इसे अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। 1000 विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अब एक विद्युत क्षेत्र रेखा से बल लगता है 1 न्यूटन, मान लेते हैं हम एक विद्युत क्षेत्र रेखा से कितना बल लगेगा 1 न्यूटन। तो ऐसी 1000 रेखाएं जा रही हैं, तो इस पर कितना बल लगना चाहिए 1000 न्यूटन बल लगना चाहिए। लेकिन जैसे ही 1000 रेखाएं Q2 की ओर जाती हैं, इनको इस माध्यम से गुजरना होगा। अब ये माध्यम इन 1000 रेखाओं में से 300 रेखाओं को अवशोषित कर लेता है। 300 को इसने अवशोषित कर लिया, तो यहाँ कितनी पहुंचेंगी 700 पहुंचेंगी, तो बल कितना लगेगा 700 न्यूटन। समझ में आया आपको? तो 300 विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहाँ रहेगी इस माध्यम के अंदर। ठीक है, अब हमसे कोई पूछे कि इस माध्यम की विद्युतशीलता कितनी है, तो हम बोलेंगे इसकी विद्युतशीलता है 300 एप्सिलॉन वन। इस पहले माध्यम के लिए 1 लिख दिया, तो इसकी विद्युतशीलता कितनी है 300, बल कितना लग रहा है 700। ठीक है, अब दूसरा माध्यम, यहाँ पे भी वही दोनों आवेश हैं, तो 1000 विद्युत क्षेत्र रेखाएं जाएंगी Q2 आवेश पर बल लगाने के लिए, लेकिन बीच में माध्यम दूसरा है। अब ये माध्यम की प्रकृति अलग है, तो मान लो कि ये दूसरा वाला माध्यम इन 1000 रेखाओं में से 500 रेखाओं को अवशोषित कर लेता है, तो यहाँ बल कितना लगेगा 500 न्यूटन। इसकी विद्युतशीलता कितनी है, तो इसने 500 विद्युत क्षेत्र रेखाओं को अवशोषित किया या रोक दिया, तो हम बोलेंगे इसकी विद्युतशीलता कितनी है 500। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग माध्यम आएंगे तो बल का मान क्या होगा, बदलेगा, क्योंकि सभी की विद्युतशीलता कैसी होगी अलग अलग। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हम विद्युतशीलता किसे कह रहे हैं, किस गुण को हम विद्युतशीलता कह रहे हैं। इसने 300 विद्युत क्षेत्र रेखाओं को रोका, तो 300 विद्युतशीलता, इसकी 500। इसकी विद्युतशीलता 500 है, ज्यादा है, लेकिन बल कैसा लग रहा है कम। जैसी विद्युतशीलता बढ़ी, एप्सिलॉन का मान जैसे बढ़ा, तो एफ का मान क्या हुआ, कम हो गया। समझ में आ रहा है आपको? जो संबंध हमने पहले पढ़ा वही चीज आ रही है। विद्युतशीलता जैसे जैसे बढ़ेगी बल का मान कम होगा। तो विद्युतशीलता हम कैसे कहेंगे, दो आवेशों के मध्य बल को प्रभावित करने की प्रकृति। किसी माध्यम द्वारा दो आवेशों के मध्य बल को प्रभावित करने की प्रकृति विद्युतशीलता कहलाती है। समझ में आया? दो आवेशों के मध्य किसी माध्यम द्वारा बल को प्रभावित करने की प्रकृति विद्युतशीलता कहलाती है। या फिर दूसरे शब्दों में बोले, विद्युत बल के प्रति किसी माध्यम की प्रकृति या विद्युत क्षेत्र के प्रति किसी माध्यम की प्रकृति को उसकी विद्युतशीलता कहते हैं। समझ में आया आपको? एक एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। जैसे क्लास में सब तरह के स्टूडेंट होते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता है, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनको पढ़ाई करना कम अच्छा लगता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो ये जो नेचर है उनका अलग अलग, इसे हम क्या बोलेंगे, किसके लिए नेचर है, पढ़ाई के लिए। इस नेचर को हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे उनकी पढ़ाईशीलता। ठीक इसी तरह से जो माध्यम होते हैं उनका विद्युत बल के लिए या विद्युत क्षेत्र के लिए नेचर अलग अलग होता है। इस नेचर को हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे विद्युतशीलता। इंग्लिश में बोलते हैं परमिटिविटी। परमिट से बना शब्द है, परमिशन होता है परमिट, तो परमिट से बना है परमिटिविटी। हिंदी में बोलेंगे तो विद्युतशीलता। समझ में आया आपको? तो विद्युतशीलता क्या है, समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, विद्युतशीलता ज्यादा होगी तो बल कम लगेगा। ठीक है ना? अब किस माध्यम की विद्युतशीलता ज्यादा होगी और किस माध्यम की कम होगी, बल कब ज्यादा लगेगा कब कम लगेगा? तो देखिए, अगर हम एक सघन माध्यम लें, दो आवेशों के मध्य कैसा माध्यम लें, सघन। अब इसको भौतिक अर्थ समझो कि विद्युतशीलता का भौतिक अर्थ क्या है, फिजिकल मीनिंग क्या है। हम किसी बिल्कुल अनजान आदमी को कैसे समझाएंगे कि विद्युतशीलता क्या होती है, किस माध्यम की ज्यादा किसकी कम। मान लो हमारे पास दो माध्यम है,
एक माध्यम ऐसा है जिसके कण दूर दूर है, उसका घनत्व कैसा है, कम। और एक माध्यम ऐसा है जिसके कण बहुत पास पास है, कैसा है, सघन माध्यम। एक डेंस है बहुत, एक रेयर है, एक सघन है, दूसरा माध्यम कैसा है, विरल। अब ये दो आवेश हैं, इन दो आवेशों के बीच पहले हमने विरल माध्यम को भर दिया जिसके कण दूर दूर है। अब इस आवेश से निकल के रेखाएं जाएंगी, बीच में कौन है, माध्यम, उस माध्यम से गुजर के जाएंगी इस वाले आवेश के पास। तो जैसे ही वो जाएंगी इस पर बल लगेगा। अब हम इस, मान लो अभी बल लग रहा है 100 न्यूटन, अब हम इस माध्यम को हटा के इसकी जगह पर कौन सा माध्यम भर देते हैं, सघन। तो अब विद्युत क्षेत्र रेखाओं को इस सघन माध्यम से गुजरना होगा। जैसे ही सघन माध्यम से गुजरेंगी तो किस माध्यम की उपस्थिति में बल ज्यादा लगेगा, सघन माध्यम विद्युत क्षेत्र रेखाओं को ज्यादा रोकेगा या विरल माध्यम ज्यादा रोकेगा? आपको समझ में आ रहा है कौन सा माध्यम ज्यादा रोकेगा? सघन माध्यम ज्यादा रोकेगा, क्योंकि उसके कण पास पास है। समझ में आ गया आपको? जितना माध्यम जितना सघन होगा उसकी विद्युतशीलता उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि वो विद्युत क्षेत्र रेखाओं को ज्यादा रोकेगा। जैसे आप खाली रोड पर साइकिल चला रहे हो या बाइक चला रहे हो और एक भीड़भाड़ वाली रोड पर बाइक चला रहे हो, तो आपको दिक्कत कहाँ आएगी ज्यादा, कहाँ ज्यादा आपको रुका जाएगा, या आपको कहाँ ज्यादा रुकावट अनुभव होगी, भीड़भाड़ वाली सड़क, ठीक है ना। उसी तरह से जितना माध्यम सघन होगा उसकी विद्युतशीलता उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि वो ज्यादा विद्युत क्षेत्र रेखाओं को रोकेगा। जितनी ज्यादा विद्युत क्षेत्र रेखाओं को रोकेंगे विद्युतशीलता उतनी ज्यादा होगी, लेकिन बल उतना कम लगेगा। तो अगर हम दूसरे शब्दों में बोले कि हमारे पास दो माध्यम है, एक है सघन और एक है विरल, एक डेंस और एक रेयर है, इसको साफ कर दूं, सघन और विरल। अब अगर आपसे पूछे कि इन दोनों में से किसकी विद्युतशीलता ज्यादा होगी, तो आंसर है सघन की। विद्युतशीलता किसकी ज्यादा होगी, सघन की। तो विद्युतशीलता एक तरह से किस चीज को दर्शा रही है, सघनता। जितना माध्यम सघन होता जाएगा विद्युतशीलता उतनी ज्यादा होती जाएगी। विद्युतशीलता जितनी ज्यादा होगी बल कैसा लगेगा, उतना कम। तो सघन माध्यम में बल ज्यादा लगेगा या विरल में? समझ में आ रहा है आपको? सघन में ज्यादा लगेगा या विरल में? तो आंसर है सघन में कम लगेगा, विरल में ज्यादा लगेगा, ठीक है। अब आगे, विरल माध्यम में बल ज्यादा और सघन माध्यम में कम। सघन में कम और विरल में ज्यादा, ठीक है ना। ये कौन, बल कम और बल ज्यादा कहाँ लगेगा, ठीक है। विद्युतशीलता की बात करें, विद्युतशीलता एप्सिलॉन, विद्युतशीलता सघन माध्यम की कैसी होगी, ज्यादा, और विरल माध्यम में कैसी होगी, कम, ठीक है ना। आप इसे याद रख सकते। अब मान लो कि हमारे पास दो चार्ज है, Q1 और Q2, और उनके बीच में दूरी कितनी है, R। अब इन दोनों आवेशों के बीच में, क्योंकि अलग अलग माध्यम भरेंगे तो अलग अलग बल लगेगा, अब किसी में बल कम लगेगा, किसी में ज्यादा लगेगा। तो हमें ये बताना है कि सबसे ज्यादा बल कब लगेगा और सबसे कम बल कब लगेगा। उसके बाद हम के अलग अलग माध्यम में मान भी बताएंगे। उससे पहले दो आवेशों के बीच बल सबसे ज्यादा किस माध्यम में लगेगा और सबसे कम किस माध्यम में लगेगा। देखिए, माध्यम जितना विरल होगा एप्सिलॉन का मान, बल का मान उतना ज्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि उसकी विद्युतशीलता कम होगी, कम विद्युत क्षेत्र रेखाओं को रोकेगा। तो दो आवेशों के बीच हमें क्या भरना चाहिए कि कोई भी विद्युत क्षेत्र रेखा न रोके, सारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस आवेश तक पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा बल लगे। तो आंसर है कि इन दोनों के बीच में हमें कुछ भी नहीं भरना चाहिए। कुछ भी नहीं भरेंगे तो क्या होगा, कोई भी माध्यम नहीं भरेंगे तो क्या होगा, यहाँ से जो भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं जाएंगी वो सब कहाँ पहुंचेंगे, दूसरे आवेश के पास। और बल कैसा लगेगा, अधिकतम। तो दो आवेशों के बीच बल अधिकतम कब लगेगा, अधिकतम बल मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा, बल अधिकतम कब होगा। तो आंसर है जब कोई भी माध्यम नहीं भरेंगे। अब कोई भी माध्यम नहीं होगा, कोई भी माध्यम मतलब हवा भी नहीं, वायु भी नहीं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, निर्वात, फ्री स्पेस, वैक्यूम। जब कोई भी माध्यम नहीं होगा दो आवेशों के बीच में तो बल कैसा लगेगा, अधिकतम। अब दो आवेशों के बीच हमें कौन सा माध्यम भरना चाहिए कि बल न्यूनतम लगे। अब न्यूनतम कितना होता है, 0। तो देखो न्यूनतम बल कब लगेगा, अब वो 0 कैसे आएगा वो भी देखेंगे आगे। दो आवेशों के बीच न्यूनतम बल कितना लगेगा, कब लगेगा। तो देखिए, जितना सघन माध्यम हम भरेंगे बल उतना कैसा होगा, बल उतना कम हो जाएगा, क्योंकि विद्युतशीलता उतनी ज्यादा होगी। तो दो सबसे सघन जो पदार्थ है वो क्या है, धातु। तो हम अगर दो आवेशों के बीच में कोई धातु भर दें, धात्विक माध्यम हो, मेटेलिक मीडियम हो, तब क्या होगा, क्योंकि वो सबसे सघन है तो उसकी उपस्थिति में बल कैसा लगेगा, सबसे कम। अब वो सबसे कम कितना होता है, तो आंसर है 0।
तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि बल न्यूनतम कब होगा और अधिकतम कब होगा। अधिकतम होगा जब निर्वात होगी और न्यूनतम होगा जब कोई धातु होगी दो माध्यमों के, दो आवेशों के बीच में। समझ में आ गया आपको? अब कैसे आएगा अभी हम आगे देखेंगे कि जीरो कैसे आया। धातु की उपस्थिति में जीरो लगता है, कैसे आता है अभी आप देख लेना आगे, ठीक है ना। अब हम चलते हैं कि के की जो वैल्यू है वो विद्युतशीलता पर निर्भर करती है और अलग अलग माध्यम में इसका मान अलग अलग आता है। तो किस माध्यम में क्या मान आएगा के का, ताकि हम न्यूमेरिकल कर पाए। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब के की वैल्यू तो देखो, के की वैल्यू सबसे पहले उन माध्यमों के लिए जो न्यूमेरिकल में सबसे ज्यादा दिए जाएंगे, नहीं भी दिए जाएंगे तो भी हम यही माध्यम मानेंगे। सबसे पहला है निर्वात या वायु के लिए। तो पहले एक बात समझ लो कि निर्वात के लिए के की वैल्यू अलग आती है और वायु के लिए अलग आती है, लेकिन कितनी अलग आती है, बहुत थोड़ी सी। इनमें जो अंतर है वो बहुत कम होता है। इसलिए अभी हम क्या मान के चलेंगे कि दोनों में मान बराबर ही आएगा। निर्वात या वायु के लिए के का मान, ये जो नियतांक है कूलाम का, उसका मान निकाल रहे हैं निर्वात या वायु के लिए। तो आपको याद समझ में आ गया, निर्वात और वायु के लिए मान अलग अलग होता है, लेकिन अभी हम क्या मान के चलेंगे, दोनों एक ही माध्यम है, इनके लिए मान भी एक ही आएगा। क्या मान आएगा? तो के की वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा एप्सिलॉन 0। अब एप्सिलॉन क्या था, विद्युतशीलता है, तो एप्सिलॉन 0 क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। यहाँ हम लिख देंगे एप्सिलॉन 0 निर्वात की विद्युतशीलता है। और एप्सिलॉन 0 की वैल्यू क्या होती है, नियतांक है तो 8.85, 4 भी आता है लेकिन अब इतना ही सही है, -12। यूनिट क्या है, विद्युतशीलता है, इसकी यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। इसकी यूनिट क्या आएगी, कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। समझ में आ गई? अब इस के की वैल्यू क्या आएगी, ये तो एप्सिलॉन 0 की वैल्यू। अगर हम इस वैल्यू को यहाँ लिख दें, पाई की वैल्यू 3.14 लिख दें और 4 की वैल्यू 4 लिख दें, तो के की वैल्यू क्या आएगी, एप्सिलॉन नॉट का मान रखने पर रखेंगे तो के की वैल्यू क्या आएगी, के की वैल्यू आती है पूरी कैलकुलेशन करने के बाद 9 × 10⁹। अब जो भी न्यूमेरिकल हम करेंगे, अगर वहाँ कोई भी मीडियम नहीं दे रखा है तो हम क्या मानेंगे कि वहाँ कौन सा मीडियम होगा, निर्वात। और के की वैल्यू क्या लेनी है, फिक्स है वैल्यू। निर्वात किसी भी न्यूमेरिकल को करने के लिए के की यही वैल्यू काम में लेनी है, ठीक है ना। अब अगर माध्यम कोई दूसरा हो तो वैल्यू बदल जाएगी, जैसे निर्वात के अलावा किसी भी अन्य माध्यम के लिए। तो लिखेंगे किसी अन्य माध्यम के लिए की वैल्यू, किसी अन्य माध्यम के लिए, किसी अन्य का मतलब है निर्वात के अलावा कोई भी, जैसे कोई धातु हो सकती है, कोई तेल हो सकता है, किसी अन्य माध्यम के लिए पानी वानी कुछ भी। के की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे लिखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन m लगा देंगे। m का मतलब मीडियम, जो भी मीडियम हो सबके लिए है ये। एप्सिलॉन m क्या है, उस माध्यम की विद्युतशीलता है जिसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, जिसके लिए के की वैल्यू निकाल रहे हैं, माध्यम की विद्युतशीलता। अब तुम सोचोगे इस एप्सिलॉन 0 की जैसे वैल्यू लिखी है ये, वैसे इसकी नहीं लिखेंगे क्या, तो इसकी वैल्यू माध्यम के नाम पर डिपेंड करेगी, कौन सा माध्यम। जैसे ही माध्यम का नाम बताया जाएगा तभी हम इस एप्सिलॉन की वैल्यू लिख पाएंगे। अब आगे, सबसे ज्यादा बल किस माध्यम की उपस्थिति में लगता है, निर्वात। क्यों लगता है, क्योंकि इसके लिए विद्युतशीलता सबसे कम होती है, सबसे विरल माध्यम यही है, इसमें सबसे कम होगा एप्सिलॉन 0 का मान। तो ये किसी माध्यम के लिए निकाल रहे हैं विद्युतशीलता, तो इस माध्यम की विद्युतशीलता का इस एप्सिलॉन 0 से क्या संबंध है, सबसे कम वाले से क्या संबंध है, ये सबसे कम वाली विद्युतशीलता है, तो इस एप्सिलॉन m का इस एप्सिलॉन 0 से क्या संबंध है। तो हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे, ये मैं साफ कर देता हूं, एप्सिलॉन m, एप्सिलॉन m इक्वल टू क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r। एक और एप्सिलॉन आ गया, ये निर्वात की विद्युतशीलता, ये माध्यम की विद्युतशीलता, और ये एप्सिलॉन r माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता है। क्या है, आपेक्षिक विद्युतशीलता।
इसे माध्यम का परावैद्युतांक भी कहते हैं। परावैद्युतांक याद रखना, क्योंकि आगे के चैप्टर में इसको हम विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? परावैद्युतांक। परावैद्युतांक भी कहते हैं। तो एक नई चीज आ गई, इसे मैं साफ कर देता हूँ। न्यूमेरिकल के लिए तो ये वैल्यू है के की, फिक्स है, कोई भी न्यूमेरिकल होगा यही वैल्यू काम में लेंगे। अब आगे माध्यम का परावैद्युतांक। इस एप्सिलॉन आर को अगर हम परिभाषित करें, इसकी परिभाषा लिखें, डेफिनेशन, और इसकी वैल्यू क्या है, तो एप्सिलॉन आर इक्वल टू आएगा एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या है, इसको समझ लेते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन। एप्सिलॉन एम क्या है? माध्यम की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता। दोनों विद्युतशीलताएं हैं, तो इसकी यूनिट क्या आएगी? इसकी यूनिट और नीचे इसकी यूनिट दोनों की सेम होगी, तो इसकी यूनिट क्या आएगी? कोई यूनिट नहीं आएगी, मात्रक ही, यूनिटलेस। अब इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम? तो लिखेंगे माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात। माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात आपेक्षिक विद्युतशीलता कहलाता है या परावैद्युतांक कहलाता है। माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात परावैद्युतांक या अपेक्षिक विद्युतशीलता कहलाता है। ये एक मात्रकीय भौतिक राशि है। मात्रकीय है तो फिर क्यों लिख रहे हैं? क्या बता रही है हमें ये? तो देखो, मान लो कि इस माध्यम का, जिस भी माध्यम के लिए हम निकाल रहे हैं इसकी वैल्यू, उस माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन एम और निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट। अब इसकी वैल्यू, वैसे तो हमको पता है कि 8.85 ही होती है, लेकिन हम इसकी वैल्यू मान लेते हैं कि इसके लिए जो वैल्यू है वो है 5, ठीक है ना। अब ये जो माध्यम है उसकी विद्युतशीलता कितनी है? इसकी विद्युतशीलता मान लेते हैं 10। तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या होगी? एप्सिलॉन आर की वैल्यू होगी 2। देख रहे हो, 10/5, 10/5 2 आ जाए। तो ये एप्सिलॉन आर हमें क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि इस माध्यम की विद्युतशीलता निर्वात की तुलना में कितनी है? निर्वात की तुलना में कितनी है? 2 गुनी है। अगर यहाँ 10 की बजाय 15 होता तब इसकी वैल्यू क्या आती? 3। इसका मतलब कि निर्वात की तुलना में कितनी गुनी है? 3 गुनी। तो ये जो आपेक्षिक विद्युतशीलता है, ये जो परावैद्युतांक है, ये हमें क्या बताता है? ये बताता है कि किसी माध्यम की विद्युतशीलता निर्वात की तुलना में कितने गुनी है। और इससे हमें क्या पता चलेगा? इससे हमें पता चलेगा कि निर्वात की तुलना में किसी माध्यम के अंदर बल कितने गुना कम होगा। समझ में आया आपको कि बल के बारे में बताया। तो आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या है? समझ में आया आपको? निर्वात की तुलना में किसी माध्यम की विद्युतशीलता कितने गुनी है। यहाँ से अगर हमें डेफिनेशन लिखनी है तो वो भी लिख सकते हैं। माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात क्या कहलाता है? आपेक्षिक विद्युतशीलता कहलाता है। माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात आपेक्षिक विद्युतशीलता कहलाता है। ये क्या है? एक मात्रकीय राशि है। अब आगे चलते हैं। बातें और भी हैं इस नियम में, लेकिन अभी अगर हम पूरा नियम एक ही साथ पढ़ेंगे सभी भौतिक राशियों के बारे में और भी चीजें बताएंगे तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो हम यहाँ तक जो पढ़ लिया है इसके आगे का अगले वीडियो में देख लेंगे, लेकिन यहाँ तक का जो हमने पढ़ लिया है उसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो क्या क्या थी एक बार रिपीट कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा ही हो गया। सबसे पहली चीज थी कूलॉम का नियम किस लिए है? तो आंसर है बिंदुवत और स्थिर आवेशों के मध्य, बिंदुवत और स्थिर आवेशों के मध्य बल की गणना करने के लिए। कौन सा बल? विद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, आवेश कैसा होना चाहिए? बिंदुवत और स्थिर। अब मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि बिंदुवत आवेश क्या होता है वो भी बताएंगे, तो वैसे तो एक अलग से टॉपिक आएगा आज के इसी यूनिट के अंदर, आवेश वितरण, उसमें हम पढ़ेंगे अच्छे से कि बिंदुवत आवेश क्या होता है। अभी फिलहाल के लिए आप यही मान लो कि बिंदुवत आवेश का मतलब है छोटा सा आवेश। आवेश कई तरह के होते हैं, एक इतना बड़ा आवेश भी हो सकता है, एक इतना बड़ा आवेश भी हो सकता है, और एक इतना बड़ा आवेश भी हो सकता है। तो अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे बोर्ड पे आवेश होता है तो इसे क्या बोलते हैं? पृष्ठीय आवेश। किसी तार के ऊपर आवेश होता तो क्या बोलते हैं? रेखीय। इसी तरह से एक छोटे से बिंदु पर आवेश होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? बिंदु आवेश। अभी आप यही मान के चलो, ठीक है ना। ठीक, स्थिर का मतलब आप समझते ही, आवेश गतिशील होगा तो नियम लागू नहीं होगा।
क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा क्योंकि गतिशील आवेश, आपने पढ़ा था कि गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र के साथ साथ क्या उत्पन्न करता है? चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। तो कई चीजें और भी जुड़ जाएंगी अगर आवेश गतिशील होगा तो। ठीक है। दूसरी बात, जो बल लगेगा वो किस पर निर्भर करेगा? दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होगा और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ये नियम किस नियम पर आधारित है? तो आंसर है न्यूटन के नियम पर। न्यूटन का नियम कैसा है? सार्वत्रिक। लेकिन ये नियम सार्वत्रिक नहीं है, इसमें कंडीशन है। फिर हम इसमें इस नियम के अंदर आया के की वैल्यू। के इसका मान माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये वैसा नियतांक नहीं है कि हर जगह इसका मान एक ही आए, जैसे इसमें न्यूटन के नियम में आता है जी का मान, इसका मान निर्भर करेगा। लेकिन निर्वात और वायु के लिए इसका मान हमने क्या निकाला? 9 × 10⁹ 9 × 10⁻⁹ और ये फिक्स है। न्यूमेरिकल सभी जितने भी करेंगे हम सब में के की वैल्यू यही आएगी। इसके बाद आता है विद्युतशीलता। विद्युतशीलता एप्सिलॉन क्या है? बल को प्रभावित करने की प्रकृति होती है माध्यमों के अंदर। इस प्रकृति को क्या कहेंगे? विद्युतशीलता कहेंगे। या विद्युत क्षेत्र के लिए, क्षेत्र के प्रति माध्यम की प्रकृति को विद्युतशीलता कहेंगे। इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। फिर आइए एप्सिलॉन 0। निर्वात की विद्युतशीलता कितनी होती है? कांस्टेंट है और सबसे कम होती है 8.85 × 10⁻⁻²। फिर हमने पढ़ा बल का विद्युतशीलता से क्या संबंध है। तो हमने देखा कि बल व्युत्क्रमानुपाती होता है विद्युतशीलता के। विद्युतशीलता जितनी ज्यादा होगी बल उतना कम लगेगा। किस माध्यम की विद्युतशीलता ज्यादा होगी? तो हमने पढ़ा था कि विद्युतशीलता उन्हीं माध्यमों की ज्यादा होगी जो सघन होगी। तो सघन माध्यम की उपस्थिति में बल कैसा लगेगा? कम, क्योंकि विद्युतशीलता ज्यादा है। इसके बाद आई एक आपेक्षिक विद्युतशीलता एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर क्या है? एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट। माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात। तो समझ में आ गया आपको। अब इसके आगे की जो बातें हैं इसी नियम के अंदर वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे और अगले वीडियो में हम न्यूमेरिकल भी करेंगे। इस टॉपिक से जो रिलेटेड न्यूमेरिकल हैं या कोई भी प्रॉब्लम है उनको भी पढ़ेंगे। अब आप इधर देखिए, ये क्या है? ये है एंड बटन। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो वीडियो अपने आप बंद हो जाएगी। जैसे देखिए आप